हाँ जी, बीएसपी के स्टूडेंट्स, तो आज आपके सामने एक नया चेहरा सूरज मालाकार के रूप में क्लास 12th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगा एंड सिलेबस भी बताऊंगा आपको कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनका मीनिंग क्या है, उन्हें पढ़ना क्यों जरूरी है। हाँ जी, बीएसपी के स्टूडेंट्स, तो आज आपके सामने एक नया चेहरा सूरज मालाकार के रूप में, और आप लोगों की पढ़ाई उम्मीद करता हूं अच्छी चल रही होगी। आप लोगों के वेलफेयर के लिए ही और आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी थी, आपके फ्रेंड्स की भी रिक्वायरमेंट्स थी कि सर हर एक सब्जेक्ट की ओर ध्यान दिया जाए। तो आपके साथ एक नया टीचर यानी कि इकोनॉमिक्स के रूप में मैं जुड़ा हूं, जहां पर मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 11th और 12th के लिए, खासकर अभी स्टार्टिंग में, और उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए स्पेशली हमारा फोकस होगा। और बेशक थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो भी एग्जाम आएगा उसको कवर अप कराया जाए। तो फिर से मैं आप सभी बीएसपी स्टूडेंट्स का स्वागत करूंगा और चाहूंगा कि आप सभी को ये इन्फॉर्म कर दें कि अब बीएसपी पे इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, राइट। तो इकोनॉमिक्स की क्लासेस में हम लोग आज क्लास 12th को लेकर स्टार्ट करेंगे। तो मैं सूरज मालाकार आप लोगों को इकोनॉमिक्स टीच करूंगा, राइट, यानी कि अर्थशास्त्र। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि क्लास 12th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगा एंड सिलेबस भी बताऊंगा आपको कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनका मीनिंग क्या है, उन्हें पढ़ना क्यों जरूरी है। कई बार हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन वो बर्डन लगता है, क्योंकि हमें ये तक नहीं पता होता उसका मीनिंग क्या है, उसका यूज क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो आज मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करूंगा, इंटरेस्ट आपका क्रिएट करूंगा इकोनॉमिक्स की और फिर हम चैप्टर वाइज उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लास 12th में देखिए आपके पास 2 बुक्स हैं, राइट। अगर मैं बुक्स के हिसाब से बात करूं तो आपके पास जो अर्थशास्त्र की बुक्स हैं वो 2 हैं, राइट। पार्ट फर्स्ट का नाम आप सबको पता है, और पार्ट सेकंड सर हमें नहीं पता। कई बच्चों का आंसर आएगा। देखो, कुछ चीजें जो हैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं कॉपी पेन लेकर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, है ना। तो समष्टि अर्थशास्त्र आपकी पहली बुक हो गई। और दूसरी बुक जो है आपके पास वो है इंडियन इकोनॉमी, राइट, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये 2 पार्ट आपके पास है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो फाइनल पेपर जो है आपका बोर्ड का जो एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम आपका टोटल ये रहा। बोर्ड एग्जाम आपको पता ही है टोटल जो है 100 मार्क्स है, और वो 100 मार्क्स कैसे डिवाइड है सर, वो डिवाइड है 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, राइट। सर ये क्या है 80 और 20, ये भी आपको पता है, इतना तो आपको स्कूलों में जरूर बता दिया जाता है ना। 80 मार्क्स का क्या है आपका फाइनल पेपर है थ्योरी का, राइट, फाइनल पेपर होगा आपका। और 20 मार्क्स क्या है इसमें, प्रैक्टिकल है ना। समझ आ गया होगा, ये तो पहले से भी पता है लेकिन एक क्लियरेंस दिया है मैंने आप लोगों को। तो 80 मार्क्स और 20 मार्क्स। अब ये जो 80 मार्क्स फाइनल में आपके आना है, आपके पास 2 बुक्स हैं, तो 2 बुक्स कितना कितना डिवाइड होगा वेटेज आपको पता है। ये है 40 मार्क्स के लिए और ये भी है आपके पास 40 मार्क्स के लिए, ठीक है। 40-40 नंबर की दोनों बुकें आपके पास रहेंगी, राइट, ठीक है सर। अब चलते हैं, आज हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट के ऊपर, क्योंकि अब हम लोग जो सबसे पहले जो फर्स्ट बुक है हम उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट।
और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही इजी वे में समझाया जाए, बहुत ही नए तरीके से, यूनिक तरीके से आप समझेंगे उसे, तो वो सारी चीजें आपको समझ आएंगी। लेकिन मैंने कहा एक अच्छे विद्यार्थी की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको कॉपी पेन किताब लेकर आपको बैठना होगा मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, आप जैसे भी पढ़ते हैं, राइट। और पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको जितने देर की वीडियो है वो आपको देखना है और उसे समझना है परफेक्टली। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीएसपी इतना आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं यहां पर। देखिए मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। उसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ना है हमें, फिर आज के सेशन में हम सारी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए आपने क्लास 11th में हो सकता है, अगर नहीं भी पूरा पढ़ा है तो आपने नाम जरूर सुना होगा कि आपने क्लास 11th इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, राइट, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। और अब हमको उसकी दूसरी ब्रांच पढ़ने इकोनॉमिक्स की, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है जनरली आपने समझा हुआ होगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। उसके बाद ब्रांचेस भी पढ़ी होगी आपने, इसके दो ब्रांच होते हैं, दो शाखाएं होते हैं इकोनॉमिक्स की, तो उसमें से एक है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो हमने कहां पढ़ा है, क्लास 11th में, और क्लास 12th में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या है कि वही जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक्स में, यही पढ़ते हैं आप। इकोनॉमिक्स क्या है, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं सर, जो पैसे अर्न करने से रिलेटेड होते हैं, जो मनी अर्न करने से रिलेटेड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं। उनका अध्ययन कहां होता है, इकोनॉमिक्स में, क्लियर। अब उस इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में बांटा, दो पार्ट में, माइक्रो एंड मैक्रो। तो उसी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पे, यानी कि छोटे छोटे स्तर पे, एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक फर्म के लिए, है ना। तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो चिप आपने सुना होगा, आपके मोबाइल में लगती है, छोटी सी होती है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब उन्हीं आर्थिक क्रियाओं, उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो स्टडी करना है, जो अध्ययन करना है, वो पूरे ग्रुप लेवल पे करना है, ग्रुप के साथ करना है, पूरे नेशनल लेवल पे करना है, स्टडी करना है पूरे डोमेस्टिक लेवल पे, बोले तो एक पूरे राज्य स्तर पे करना है ना। तो जहां पर एक पूरे ग्रुप की स्टडी होती हो एक साथ, वहां पर मैक्रो की बात आती है, ठीक है। चलिए तो सर दूसरे बुक में ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो एक बड़े लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करेंगे। जैसे अगर कंट्री लेवल की मैं बात करूं तो एक नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा, सही है। और भी चीजें आएंगी, जो चैप्टर्स के नेम्स है उसी में आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छी बुक है आपके पास, जिससे आप अगर अच्छे से इसकी पढ़ाई करोगे तो आप इंडिया के साथ, भारत के साथ और अच्छे से अपने देश के साथ जुड़ जाओगे। आपको जानने का मौका मिलेगा कि हमारा भारत आजादी से पहले, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था हमारा भारत, और आज का भारत क्या है, कौन सी प्रॉब्लम्स पहले भी थी, कौन सी प्रॉब्लम्स आज भी है, कौन से अचीवमेंट्स हमने ली हैं, वो सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी इंडियन इकोनॉमी में, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के बारे में हम जानेंगे, उनकी प्रॉब्लम जानेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, उनके हमारे पास क्या अचीवमेंट्स हैं वो जानेंगे, हम कहाँ स्टे कर रहे हैं, कहाँ थे, वो सारी बातें हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो 40 मार्क्स आपको ये भी देगा और 40 मार्क्स ये भी देगा। चलिए मैं आपके हिसाब से ये भी बता देता हूं कि आपको इनमें से कौन से बुक में किसको ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला। जिस बच्चे को थ्योरी पार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते, थ्योरी पार्ट, और खासकर उसमें बात करूं थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप, तो उनके लिए इंडियन इको बहुत अच्छी है। इंडियन इकोनॉमी बहुत ही आसान लगने वाली है आपको। और जिनको थोड़ा न्यूमेरिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है, न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट है, वो उनके लिए खास करिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला। तो जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग में, आज मेरी फर्स्ट वीडियो है,
जितने भी लोग देखें जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद रहे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है। माफी चाहूंगा, सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स है, कौन सी बुक इसमें से ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टेड हो सकती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र या इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कौन से बुक में इंटरेस्ट आने वाला है, और फिर जब हम पढ़ाएंगे तब भी आपसे बात करेंगे। तो चलिए, हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब मैं आपको टीच करूंगा तो मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से चैप्टर्स आपको बताए। डिफरेंट राइटर्स, उन्होंने कई चैप्टर्स, किसी ने 9 चैप्टर बनाए, किसी ने 10 बनाए, किसी ने 12 बना दिए, ठीक है, चैप्टर्स अलग अलग है, लेकिन अच्छा रहेगा कि हम थोड़ा सा यूनिट वाइज इसकी स्टडी करें। तो यहां पर यूनिट नंबर 1 आएगा आपके पास, जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। एक तो चैप्टर ये हो गया, सही है, बड़े ध्यान से समझिए, बिल्कुल ही आसान सिलेबस है और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर हर चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब मैं आपसे पूछूंगा तब आप लोग बता पाए सही से, है ना। नेशनल इनकम, और इसी के अंदर क्या है फिर अगला, नेशनल इनकम। देखिए मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक चैप्टर है, सही है। कितने चैप्टर हैं सर? एक चैप्टर है आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जो बहुत ही आसान है, आप खुद भी पढ़ लेंगे। और 3 चैप्टर लगभग अप्रोक्स आपके किताब के हिसाब से जनरली जो राइटर्स में होते हैं वो 3 चैप्टर है आपके पास नेशनल इनकम। बोले तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आपके 4 चैप्टर हो गए। अब सर नेशनल इनकम में ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं? नेशनल इनकम में हम पढ़ने वाले हैं कि एक देश की जो नेशनल इनकम होती है, खासकर हम भारतवासी हैं तो भाई हम भारत की बात करेंगे कि भारत में जो जीडीपी है और जो नेशनल इनकम है, जीडीपी और नेशनल इनकम में थोड़ा सा फर्क रहेगा। जीडीपी को हम डोमेस्टिक इनकम जनरली बोलते हैं, यानी कि घरेलू आय, देशी आय, ठीक है, जीडीपी। लेकिन यहां पर हम नेशनल इनकम, थोड़ा सा इनमें चेंज है, क्या चेंज है वो चैप्टर में आपको पता चलेगा। यानी कि हम जानना चाहेंगे अपने पूरे भारत की नेशनल इनकम कितनी, राष्ट्रीय आय कितनी है ना, ठीक है। यहां पर मैंने बताया आपको कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है। और नेशनल इनकम को क्या कहेंगे हम लोग, यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं आपके लिए, राष्ट्रीय आय, ठीक है। क्या है सर ये? राष्ट्रीय आय। तो देश की राष्ट्रीय आय जाननी जरूरी है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है इसको, है ना, कैलकुलेशन के मेथड्स क्या हैं, है ना, सब कुछ इसके अंदर हम जानेंगे। और भी इससे रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं जो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर 4 चैप्टर आपके आएंगे, ठीक है जी। चलिए सर, अब मैं चलता हूं आपके लिए यूनिट नंबर 2 को डिफाइन करने के लिए। यूनिट नंबर 2 हमारा रहेगा मनी, ठीक है, मनी का एक चैप्टर, राइट, एक चैप्टर है सर मनी का, ठीक है। और एक चैप्टर रहेगा इसके अंदर बैंकिंग का। क्या रहेगा सर? बैंकिंग। तो बैंक वगैरह तो आप सभी जाते हैं सर, पैसे ही नहीं है बैंक जाकर क्या करेंगे, ऐसा भी जवाब आ जाता है कई बच्चों का। तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, आज अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत पैसा आएगा, बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक वाले खुद आपके पास आएंगे, राइट। चलिए, तो ये होती है पावर ऑफ एजुकेशन, है ना। बीएसपी वाले तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को। तो यूनिट 2 हमारे पास रहेगा मनी और बैंकिंग, राइट। तो मनी के बारे में आप जानते ही हैं, बचपन से ही पैसा 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 आप समझ ही रहे हैं, और यहां तक कि इस पे तो गाने भी इतने सारे हैं ना, इतने सारे सॉन्ग, तो पैसा पैसा करती है ना, सुन लेना उसको, थोड़ा बहुत चैप्टर आधा तो वही क्लियर करा देते हैं। और ना जाने अदनान स्वामी जी ने पैसों के बारे में गाया, पता नहीं कितने लोगों ने, यार पैसा इतनी बड़ी चीज हो गई है ना, पूछो मत। आप पैसे के बारे में क्या ही मतलब बताओ, मैं क्या ही पढ़ाऊंगा उसके अंदर, बस आऊंगा क्लास में और ऐसे करके पैसे दिखाऊंगा मैं, और तुम लोग भी देख के बताना ये कितने का नोट है, कितने का, बस चैप्टर आ जाएगा। सर इतना आसान है, और क्या इसमें क्या रखा, कुछ भी नहीं रखा। आगे चलते हैं फिर बैंकिंग। मैंने कहा इसमें हम बैंक के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, बेसिक चीजें जानेंगे, बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, हमारी आरबीआई कौन है, क्या है, कैसे है, फलाना निकालना, सही है ना। तो सब भैया पैसों से रिलेटेड ही मामला है सर। फिर तो ये भी पैसों से रिलेटेड नेशनल इनकम है ना, पूरे देश की हमारी इनकम कितनी, राइट। पैसा ही पैसा करना भाई, और कुछ नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में पैसों का ही खेल। आज ये पैसा नहीं होता ना तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं रहा होता, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यूनिट 2 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात सर। चलिए हम चलते हैं अब यूनिट 3 की ओर,
और यूनिट थर्ड हमारे पास रहेगा सर, ये रहेगा हमारा यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड के अंदर हम मनी को मैंने लिखा नहीं, मैं बता देता हूं, कई बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर बताया भी नहीं सर ने, हो जाता है कई बार। ये लिखा रहेगा मुद्रा, ठीक है, मनी को हम मुद्रा कहेंगे, और बैंकिंग को तो ये लोग बैंकिंग ही लिखते हैं, ठीक है, बैंकिंग, राइट, मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। यूनिट थ्री जो है आपके पास, यूनिट थ्री में क्या पढ़ना है आपको वो बता देते हैं। यहां पर यहां रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सर चैप्टर का नाम है या पूरा एक पैराग्राफ है? फॉर एन इकोनॉमी, फॉर एन इकोनॉमी, ठीक है, एक देश या कंट्री, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर एन इकोनॉमी, ठीक है। पहले मैं हिंदी में मेंशन कर देता हूं उसको। एक अर्थव्यवस्था के लिए आय व रोजगार के पूर्ण संतुलन का निर्धारण, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर ये भी पहले मैं क्लियर करा देता हूं, यहां जो चैप्टर है आपके पास वो 3 चैप्टर रहेंगे, ठीक है। ये बॉक्सेस के अंदर जो लिख रहा हूं समझ जाना है ना, ये खिड़की उड़की नहीं है, कहीं विंडो नंबर 3, विंडो नंबर 1 ऐसा कुछ समझ रहे हो, कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह, रेलवे स्टेशन की तरह समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर यहां पर मैंने लिखा है, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था के लिए आय व रोजगार के पूर्ण संतुलन का निर्धारण, 3 चैप्टर इसके अंदर कवर होंगे। एक देश क्या चाहता है आप बताइए। अब देखो कई बच्चों का आंसर आएगा पैसा। अरे भाई पैसा तो चाहता है, लेकिन हर एक इंसान जैसे पैसों से जब एक बार थक जाता है तो क्या चाहता है? शांति, सुकून चाहता है, संतुलन बोले तो इक्विलिब्रियम, मस्त है, जहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खुश है एकदम। तो एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन कब आएगी, कैसे आएगी, उसको हम जानेंगे। इसके क्या टर्म्स होते हैं, कौन सी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम आती है। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर एक देश के अंदर ना तो महंगाई की समस्या है, यानी कि ना ही इन्फ्लेशन है, और ना ही डिफ्लेशन है, यानी कि ना ही महंगाई और ना ही मंदी है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है ही नहीं, और अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम नहीं है। सारे रिसोर्सेज देश के एम्प्लॉयड है, मतलब रोजगार मिला हुआ है। होती है ऐसी स्थिति, कोशिश करती है हर एक इकोनॉमी ट्राई करती है कि ऐसा किया जाए। अब वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा वो समझ सकते हो ना, लेकिन कोशिश की जाती। तो इसमें हम पढ़ेंगे इन चैप्टर्स के अंदर, समझ आ गया। ये था आपका यूनिट नंबर 3। चलिए सर, अब मैं आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 4 लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कोई बच्चा ये ना समझ ले मैं इंडियन इकोनॉमी का बता रहा हूं, राइट। ये यूनिट नंबर 3 मैंने यहां पर किया है। अब यूनिट नंबर 4 मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा ये, ठीक है। ये देखिए मैं यहां पर ये ऐसे कर देता हूं, और ये सर ये यूनिट नंबर 4, ध्यान से समझिएगा। कई बच्चे पता चले वीडियो बीच से क्लिक कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि सर तो सर ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में लिखवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यूनिट 3 मैंने यहां तक कंटिन्यू किया है। अब यूनिट 4 भी किसका बता रहा हूं मैं सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही बता रहा हूं, है ना। इतने तो यार समझदार हो आप लोग, राइट। यूनिट 4, तो यूनिट 4 रहेगा हमारा यहां पर गवर्नमेंट बजट, ठीक है। सुना होगा आपने सरकारी बजट, ठीक है, हिंदी में नाम है इसका सरकारी बजट। सरकार हर साल बजट लॉन्च करती है। सरकार का बजट आता है हर साल। सर हमें तो बताया ही नहीं किसी ने। अरे हाँ, ये भी तो ये बात भी सही है। देखो मैं मानता हूं सबको बताती रही, लेकिन न्यूज़पेपर में दे देती है,
और न्यूज चैनल्स पे भी आ जाते हैं, वो तो दिन रात लगे रहते हैं। जब बजट आएगा ना तो 3-4 घंटे तक तो वो 3-4 घंटे सर कम बोल दिया आपने, 3-4 दिन सर वो भी कम बोल दिया आपने, कम से कम तो वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह उसी पे बहसबाजी चलाते रहते हैं कि उस बजट में क्या आया है नया। अच्छा हो चाहे बुरा हो, न्यूज जैसी चलानी हो तो वैसी चलाएंगे हम लोग, है ना। तो चलिए यहां पर हमने लिखा है गवर्नमेंट बजट, यानी सरकार जो है हर साल बजट बनाती है। हम और आप भी बजट बनाते हैं घर में कि आने वाले मंथ में कहां से कितनी कितनी इनकम आएगी और कहां कहां कितना खर्च करना है, इसी को तो बजट प्लानिंग कहते हैं। वही सरकार करती है कि कमिंग ईयर में कहां कहां से कितनी इनकम हम अर्न करेंगे और कहां किस पे खर्च करना है, वो सारा बजट का काम है। सही है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि यहां पर एक ही चैप्टर है आपका। कितने चैप्टर? अरे सर वाह, सारे यूनिट में एक ही चैप्टर होते मजा ही आ जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी तो होगा, आज नहीं तो कभी और होगा, कभी तो होगा सर। यूनिट 5 के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है चैप्टर रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा और प्लस में यहां पर लिख रहा हूं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है जी। तो चैप्टर्स, एक चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट का और एक चैप्टर है आपका फॉरेन एक्सचेंज का। समझ आ गया? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐसे लिखा रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक चैप्टर, ठीक है। हिंदी में इसे कहेंगे, मैं मेंशन कर देता हूं पहले। बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप लिखते हैं भुगतान शेष, भुगतान शेष, ठीक है। और इसे लिखेंगे हम विदेशी। देखिए फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का दूसरा नाम मैं रख सकता हूं फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को क्या कहा जाता है? फॉरेन एक्सचेंज। सही है, समझ जाइए ना। फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा, बाहर वाला डॉलर, डॉलर डॉलर, है ना। डॉलर पे भी बहुत सारे गाने हैं बेटा, है ना। तो विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर, यह है सर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। वेरी सॉरी, रेट लिखना था यहां बच्चों, कई बार हम भी फ्लो में आ जाते हैं। विदेशी मुद्रा की बात आ गई, डॉलर, ध्यान तो सारा डॉलर पे रहा मेरा। तो रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, विदेशी विनिमय दर, ठीक है। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इनको भी डिफाइन कर देते हैं। सर आपने सुना होगा कि एक कंट्री अदर कंट्रीज से आज के समय में तगड़ा रिलेशन रखती है। कहने का मतलब है बहुत सारे आर्थिक लेन देन करती है, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन बहुत सारे करती है। उसका सारा ब्यौरा, सारा लेखा जोखा, सारा ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है, और उसी से रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा। सही है, चलिए ठीक है सर। अब बहुत सारे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, तो फॉरेन एक्सचेंज भी तो बहुत सारा आता है आपके देश में, है ना। विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी भी तो आती है, और बहुत सारी करेंसी हमारे यहाँ की बाहर भी चली जाती है। इसका ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। तो उससे रिलेटेड हम जो चैप्टर पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ेंगे। अब सर लिखा हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट आपने सुना है कि $1 अगर हमें चाहिए तो हमको 75-76 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 75 to 76 रुपीज $1 का। अभी करंट रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, वेरी सॉरी, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन इतना देना पड़ता है। तो ये रेट अप डाउन भी होता रहता है ना। सर इतना क्यों है? हमारी करेंसी की वैल्यू तो बड़ी डाउन है, फिर हमको $1 लेने के लिए इतना देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है, क्योंकि भैया आप और हम विदेशी सामान का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिस वजह से हमारी कंट्री से खूब सारा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और से हमारी करेंसी बाहर चली जाती है, और सर हमारा जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी जो रुपया है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। ये सारी बातें भी हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर। समझ आ गया? और इसी के साथ मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि भैया इसी के साथ ये सिलेबस हो गया खत्म। यानी कि 5 ही यूनिट हैं, और टोटल चैप्टर अगर आप काउंट कर लो तो कितने चैप्टर हो गए सर? 3 और 1 4, 5 6, 6 और 3 9, 10 11 12।
चैप्टर 12 ही है। डराया बहुत जाता है कि इतना सिलेबस ये सिलेबस हो जाए, कुछ भी नहीं है, सही है। तो यहाँ पर ये जो चीज मैंने बताई है ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सर इंडियन इको भी तो बता दो। इंडियन इको भी बताएंगे आपको, लेकिन जब इंडियन इको का पहला वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे उस समय हम इंडियन इको का पहले आपको इंडियन इको में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। और अभी अभी हमने आपको जितना भी डिफाइन किया है वो पार्ट क्या है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, राइट। उम्मीद करता हूं आपने सेल्फी ले ली होगी इसके साथ। ओ माय गॉड, मेरा मतलब स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा कि आपके सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपकी प्लानिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए इसके अंदर कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सही है। तो देखिए इसके अंदर जो है मैं आपको कुछ लेटेस्ट जो हमारे पास जो सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग जो इसमें डिलीटेड टॉपिक्स या जो एड ऑन हुआ है नया, उसमें से जो कुछ चीजें हैं मैं आपको यहाँ शेयर कर देता हूं ताकि आपको वो भी ध्यान रहे कि हमारे पास क्या एड ऑन हुआ है। लेकिन कौन सी बुक के लिए बता रहा हूं आप लोगों को ध्यान है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा हूं, सही है। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं यहाँ पर आपको डिलीटेड टॉपिक्स भी बता देता हूँ, एड ऑन टॉपिक्स बता देता हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो चलिए ठीक है, मैं आपको यहां पर लिखवाता हूं, डिजाइन अच्छा बना लेता हूं मैं। देखो ये देखो पानी की लहरें बनाई मैंने छोटी छोटी। चलिए देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ यूनिट 1 के अंदर हुआ है। यस, यूनिट 1 के अंदर हुआ है, जो आपका नेशनल इनकम वाला पार्ट है ना, वहां से एक टॉपिक डिलीट हुआ है जिसका नाम है प्राइस इंडेक्स। क्या नाम है? प्राइस इंडेक्स, सही है। या इसको हम जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से ज्यादा जानते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर हिंदी में भी जीडीपी डिफ्लेटर ही कहते हैं, इसको कीमत सूचकांक कहते हैं, कीमत सूचकांक या जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये आपके टॉपिक से भैया कट हो गया है। क्या हो गया है? देखिए ये देखिए कितने कट का निशान बना रहा हूं मैं, सही है। एक और बना देता हूं भाई, 5 बना देता हूं, 5 स्टार कम से कम चाहिए होते हैं ना। तो देखो यहां पर मैंने बताया कि प्राइस इंडेक्स कट चुका है आपके इस यूनिट 1 से, सही है। चलिए सर अब मैं लेकर चलता हूं आपको यूनिट 2 में क्या हुआ है ना। यूनिट 2 में क्या हुआ है तो देखिए मैं यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं, यूनिट 2, तो यूनिट 2 में जो मनी चैप्टर है आपका मुद्रा, वहां पर एक एड ऑन हुआ है। वो क्या हुआ है जो पहले से डिलीटेड था, वो है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी। लो सर यहां पर मैंने मुद्रा के कार्य, क्या है सर? मुद्रा के कार्य, ये हट गया था लेकिन फिर से ये एड ऑन हो गया। लो भैया 5 टिक कर दिया मैंने यहां पर, सही है। तो ये फंक्शंस ऑफ मनी ऐड हो चुका है आपका, ये कोर्स में शामिल है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, सही है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए अब मैं बात करता हूं आपके लिए, उसके बाद बैंकिंग चैप्टर से ऐसा कोई न्यूज अभी तक नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ फुल इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर शायद कुछ ऐड और डिलीट नहीं है। फिर भी अगर कुछ होगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा, या बाई चांस कुछ रह गया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट 1 की वीडियो आपके सामने आएगी, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो यूनिट 1 है आपका। सर इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स तो फिर भी आप कर लेंगे, आपको मैं नेशनल इनकम का पार्ट स्टार्ट कराऊंगा सबसे पहले, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत सारे बच्चों का बहुत आगे भाग गया होगा। अरे भैया कई स्कूल टीचर्स ने तो ऐसा सिलेबस भगाया होगा, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट स्कूल हो, ऐसा लगता है कि बस पूछो मत। अब 2 महीने में लॉकडाउन लगने वाला है और कुछ ऐसा हो जाएगा कि बस हम सारा ही पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सेफ सिक्योर रहिए, अच्छे से अपने आप का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, कुछ नहीं होगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कहा हाँ इस वाले पार्ट के अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर शायद कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आगे बता देता हूं। और इसके अंदर क्या पार्ट है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट से अगर मैं बात करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से थोड़ा सा है, यूनिट नंबर 5 में चलते हैं, आइए। तो यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में जो है हमारे पास गवर्नमेंट बजट से अगर मैं बात करूं, सॉरी गवर्नमेंट बजट तो 4 में है आपका, 4 में भी एड ऑन हुआ है, राइट, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट बजट में क्या एड ऑन हुआ है आपको बता देते हैं। 4 के अंदर जो टॉपिक आया है वो है आपका
बजट डेफिसिट, ठीक है, बजट डेफिसिट, इक्विलिब्रियम बजट, इक्विलिब्रियम बजट, इक्विलिब्रियम बजट और बजट सरप्लस, बजट सरप्लस, इससे रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। ये आपके में एड ऑन हुआ है, सही है। ये भी देखो मैं टिक कर देता हूं यहां पर 1 2 3 4 5, सही है। देखिए यहां पर क्या है, बजट डेफिशिएंट, बजट के अंदर घाटा, घाटे वाला बजट। ये है संतुलित बजट, इक्विलिब्रियम बजट, संतुलित बजट। और एक है आपके पास बजट सरप्लस, यानी कि बचत का बजट, सही है। ये तीन टॉपिक से रिलेटेड, या कह लीजिए यही सेम तीन टॉपिक्स आपके इसमें ऐड ऑन हो गई हैं। ये पहले डिलीट हो गया था और ये ऐड हो चुकी है, सही है। ये है यूनिट नंबर 4 यानी कि बजट चैप्टर से, ठीक है, बिल्कुल सर। अब आगे चलते हैं, यूनिट नंबर 5 के अंदर क्या क्या ऐड ऑन हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 5 भाई डिलेटेड टॉपिक ना एक ही है, यानी कि प्राइस इंडेक्स ही एक यूनिट नंबर 1 है में, जिसमें अभी तक न्यूज है ये जीडीपी डिफ्लेटर ही केवल और केवल डिलीट हुआ है यहां से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। जब इंडियन इको पढ़ाऊंगा तो इंडियन इको में बताऊंगा, उसमें तो पूरा 2 चैप्टर ही डिलीट है। बजाओ ताली, खुश हो गए हैं, 2 चैप्टर ही पूरा डिलीट है, 2 चैप्टर पूरा डिलीट है। नाम भी बता देता हूं, लगे हाथ आपको बता ही देता हूं। पॉवर्टी चैप्टर डिलीटेड है, निर्धनता, क्योंकि हम गरीबी को तो जानते हैं ना, पूरे बचपन से लेकर आज तक जानते हैं हम लोग, है ना, गरीबी क्या चीज हो, बड़े अच्छे से बड़े पास से देखा है गरीबी को, है ना। निर्धनता, पॉवर्टी, पुअर पर्सन, है ना, वो चैप्टर डिलीट है। और एक चैप्टर डिलीट है इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिक, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था उसको हटा दिया। मतलब क्या ही चाहते हैं, चाहते ही नहीं है कि आपको इंडिया से एक्चुअल में करंट टाइम में रूबरू होने का मौका मिले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर ही डिलीट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास यूनिट नंबर 5 में आपको बता रहा था कि यूनिट नंबर 5 में क्या ऐड ऑन हुआ है। तो यूनिट नंबर 5 में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके अंदर भी जो है आपका क्या है, देखिए इक्विलिब्रियम बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सही है, ध्यान रखिएगा। बीओपी शॉर्ट में लिख दे, इक्विलिब्रियम बीओपी, सही है ना। और बीओपी सरप्लस, ठीक है, बीओपी में भी सरप्लस होने लगा सर, बिल्कुल। इसके अलावा बीओपी डेफिशिट, तो कुछ ऐसा भी टॉपिक, ये सब टॉपिक आपका एड ऑन हुआ है, ये सब आपके सिलेबस में आ गई हैं चीजें, ध्यान रखिएगा, सही है। इसके अलावा अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करूं, इस चैप्टर की बात करूं, तो इस चैप्टर में भी एक टॉपिक आपका एड ऑन हुआ है, वो ऐड हुआ है, यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। किस चीज के सर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, सही है। ये रहा, ये टिक कर देते हैं, ये टिक कर देते हैं हम, यहां पर नीचे टिक कर देता हूं मैं, वहां पता नहीं आपको आएगा व्यू में या नहीं आएगा। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है यूनिट 5 से इक्विलिब्रियम बीओपी, यानी कि संतुलित वाला बीओपी। इसके अलावा क्या है, बचत का बीओपी। इसके अलावा बताया है बीओपी डेफिसिट, घाटे का बीओपी। और फिर बताया है मैंने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, तो ये टॉपिक्स आपके सारे ऐड ऑन हुए हैं। और एक टॉपिक रिलेटेड है यूनिट 1 से, प्राइस इंडेक्स यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर,
सही है। तो ये था पूरा सिलेबस बच्चों, और ये पूरा सिलेबस आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा। मैं आपको यूनिट नंबर 1 से चालू करवाऊंगा, नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। जिन बच्चों को जितना भी टफ लगता था भूल जाइए, आपको नहीं समझ में आया आज तक 100% आएगा। जो आपको चीजें बताई थी, कॉपी किताब लेकर बैठिएगा, पेन लेकर बैठिएगा, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कीजिएगा। जो काम मैं एक बार कराऊं बच्चों, उसे 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वीडियो तो आपके सामने है ही, आप 100 बार देखो और दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बस आपसे मैं इतना चाहूंगा, आपसे भी तो मुझे कुछ चाहिए ना। बीएसपी वालों को तो मुझसे चाहिए या नहीं चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे चाहिए दोस्तों। आप अपने ग्रुप्स में अपने स्टूडेंट्स को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको इकोनॉमिक्स की वीडियो चाहिए, जिनके लिए यूजफुल है, प्लीज उनको शेयर कीजिएगा कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स की वीडियोस क्लास स्टार्ट होने वाली हैं और परफेक्टली हम आपको पढ़ाएंगे। निश्चिंत रहिए, आप सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग जुड़ सके और स्टार्टिंग से ही उसका लाभ उठा सके और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं, कौन कौन रेडी है। और थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा सर, गुड मॉर्निंग वगैरह कर दीजिएगा हैं, और कैसा लगता है यार ये भी बता दीजिएगा, पहली बार देखा है, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।